हाँ, बिल्डिंग का जैसे स्ट्रक्चर रहता है ना, मेरे रूम का भी स्ट्रक्चर है, मींस इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, एवरीथिंग इज बीइंग इंक्लूडेड इन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का मतलब एक, आपको नहीं लगता एक तरह का मॉड्यूल है, एक तरह का ढांचा और सांचा है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? इट इज अ फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर भी फ्रेमवर्क ही होता है। जैसे मैंने अब कोई पिक पेस्ट करनी है या उसकी फ्रेमिंग करवानी है तो एक स्ट्रक्चर सा मेरे को मिलता है, ठीक है। वो कई बार ग्लास के साथ रहता है, मैं उसमें पिक लगाती हूँ, वो मेरे को हाईलाइट होनी शुरू हो जाती है, और पीछे एक वुडन का उसने मेरे को केस सा दिया होता है, उसके साथ हम उसे बंद कर देते हैं नेल के साथ, तो मेरी पिक्चर उसमें फिक्स हो जाती है। तो सिमिलरली माय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क वेयर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर बीइंग क्लैरिफाइड। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें हर बंदे को पता है कि वो कहां पे स्टैंड करता है। पहले दिन से जब से चैप्टर मैंने शुरू करवाया मैं यही कह रही हूँ, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें बताता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा प्रोसेस जो हमें बताता है किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एवरीथिंग वी गेट्स क्लियर, वी हैव एन क्लियर आइडिया व्हेन वी रेफर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कभी किसी ने किसी कंपनी का ऐसे चार्ट देखा है? हमारी बुक में भी है, हाँ, फ्लो चार्ट होता है, बिल्कुल ठीक है, हाँ बुक में है, 119 पेज पे देखो, होंडा कंपनी का है। सबसे पहले टॉप पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ये तो हर कंपनी पे डिपेंड करता है ना कि पिरामिड फॉर्म में बना रहा है कि कैसे बना रहा है। पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, देखो जरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे क्या लिखा है? अ बोर्ड मेंबर इज इन चार्ज ऑफ डेवलपमेंट सेंटर, बोर्ड मेंबर होंडा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का एक बंदा हेड होगा और वो बोर्ड का मेंबर होगा। मींस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है वही हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेड है, मींस वो टॉप पे है, उसकी बात सबको माननी है, ठीक है। फिर आगे ऐसे लाइन लगा के स्लीपिंग उसने हेड लिखा और नीचे लिखा प्लानिंग, मींस ये बंदा प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड है, इसने सिर्फ पेपर वर्क करना है, इसने सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स क्या करने हैं, सेट करने हैं, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड है। फिर डिफरेंट हेड्स हैं, एक हेड एडमिनिस्ट्रेशन का है जिसने सारा देखना है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, किसी तरह का कोई क्योस तो नहीं है। कई बार व्हेन आई विजिट सम हॉस्पिटल तो आई सॉ अ रूम जिस रूम के बाहर लिखा था एडमिनिस्ट्रेटर, what it means, and when that administrator, there was a lady, she came out from her room and she started instructing the different staff members, like if the sweeper was there and the floor was not clean, he called the sweeper, she went to the receptionist, she was asking certain queries from her. So administrator का काम क्या है, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप सही ढंग से चले। एडमिनिस्ट्रेटर सबके ऊपर एक तरह का हेड है। तो यहाँ पे हेड क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है होंडा कंपनी का, एक टेक्नोलॉजी का हेड है। इंजीनियरिंग कंपनी है ना भाई, होंडा इज एन इंजीनियरिंग कंपनी, ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, तो टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड एक बनाना बनता है ना, जो हर प्रोडक्शन सेंटर को देखेगा। होंडा के 2 व्हीलर्स भी हैं, 4 व्हीलर्स भी हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनके, तो एक टेक्नोलॉजिकल हेड है और एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड। ये हेड क्या करेगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हर प्रोडक्ट के डिजाइन को वेरीफाई करेगा, ये हमेशा फोकस करेगा कि मेरे को प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा बनाना है। तो एवरी टाइम ही विल बी कंसल्टिंग विद हिज टीम अबाउट द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल ही इज द हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सिमिलरली अगर मेरे कोई स्कूल का चार्ट बनाए तो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए तो, एट द टॉप वी हैव मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में एक हमारा क्या है, प्रेसिडेंट है और उसके बाद डिफरेंट मेंबर्स है। 5 मेंबर्स की कमेटी है कि 7 मेंबर्स की कमेटी है, वो कई बार अगर आप स्कूल का प्रोस्पेक्टस देखो या किसी भी स्कूल कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देख लो तो पीछे सारा ये डाटा लिखा होता है, हु इज द प्रेसिडेंट, हु आर द मेंबर्स, देन फिर प्रिंसिपल का नाम, फिर फैकल्टी वाइज सारे टीचर्स का नाम, और जब टीचर्स का नाम फैकल्टी वाइज है तो टॉप पे एचओडी का नाम है, दैट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। नीचे उसके सारे मेंबर्स हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इट मींस कि जब कभी भी आपने किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो और हमारे सारे टीचर्स के आगे उनकी क्वालिफिकेशन लिखनी है, यू कैन वेल जज की फैकल्टी कितनी क्वालिफाइड है। आमतौर पे आप कल को कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे तो यू यूज टू रीड प्रोस्पेक्टस बाय करने के बाद आप लास्ट वाले पेज पे जरूर आओगे, आप देखोगे कि मैंने जो सब्जेक्ट्स लिए हैं उनका डिपार्टमेंटल हेड कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है जो टीचर मेरे को पढ़ाने जा रहे हैं। सो सेम इज गोइंग टू बी देयर इन माय बिजनेस हाउस, in my public limited company. We do prepare this structure. The structure simply is a framework which is defining what? Different designations, different jobs being performed by different person and their names are also being written. जैसे अगर मैं टाटा का फ्लो चार्ट लेती हूँ तो चेयरपर्सन उसका सीईओ कौन होगा, रतन टाटा है, ठीक है। इन्फोसिस का अगर आप लेते हैं तो उसका सीईओ एट द टॉप उसका नाम लिखा होगा। फिर कई कंपनीज में सीईओ के बाद चेयरपर्सन अलग होता है, कईयों में चेयरपर्सन और सीईओ सेम होता है,
ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। बेसिकली स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सांचा जो मेरे को बताता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने बंदे हैं और वो किस पोजीशन पे काम करेंगे, उनका डेजिग्नेशन क्या है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चर। अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, पूरा एक पेज उसे स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए ही बनाया। सो लेट्स रीड। Structure is the outcome of organizing process. What was organizing process? पहली लाइन में एक वर्ड आया organizing process. What was organizing process? Have we done with? हमने कर लिया वो organizing process? क्या था वो? What was organizing process? How many steps were there? Process का meaning बोलो. It is a series of steps which are to be carried forward to complete or to achieve the target. कितने steps है? वाओ 7। प्लानिंग में 7 होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में 4 है। मैं ऑर्गेनाइजिंग करवा रही हूँ ना, मैं वही पूछूंगी, मैं प्लानिंग नहीं पूछूंगी। बोलो पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड द लास्ट इज एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो कहता है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनी ही काहे से है? प्रोसेस के कारण ये बनी है, क्योंकि प्रोसेस में आपने पहले ड्यूटीज एलोकेट किसको करनी है, उस बंदे का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस में उसने हमें ग्रुपिंग के बारे में बताया। तो अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ना होता तो स्ट्रक्चर भी कभी क्रिएट ना होता। इट हैपेंड ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ और ड्यू टू द फॉलोइंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आगे चलते हैं। एक अच्छा स्ट्रक्चर क्या होगा? जो प्रॉफिट को बढ़ाने में हमारी मदद करे। मींस हर लेवल पे एक बंदा ऐसा हो जो दूसरी टीम का क्या हो, हेड हो। मींस अपनी टीम का आपने हर बंदे को हेड बनाना है। अगर आपकी 4 टीम्स हैं तो चारों के 4 हेड होने चाहिए, तभी वो हेड अपनी टीम मेंबर्स को गाइड करेंगे एंड दे कैन हेल्प अस टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। मैं इसको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ऐसे भी रिलेट कर सकती हूँ। इफ नोबडी इज क्लियर अबाउट हिज जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब तक आप उन्हें गाइड नहीं करेंगे, सर पे डंडा लेके नहीं खड़े होंगे, वो कभी काम नहीं करते। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है, एवरीबडी वांट्स टू सिट आइडल, बेकार बैठ के पैसे कमाना चाहता है हर इंसान। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बना, इसके कारण मैंने हर बंदे को बताया कि तेरी ड्यूटी ये है, तेरी पोजीशन ये है, तूने ये काम करना है। तो डेफिनेटली एवरीबडी इज बिजी इन हिज और हर एलोकेटेड वर्क। जो भी काम हमने उन्हें दिया वो काम कर रहे हैं। तो कोई भी बंदा बेकार या वेला नहीं बैठा। इट मीन्स कि हमारी सेल बढ़ेगी, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। सो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एक ऐसा होना चाहिए, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर वो है जो सबको क्लियर कट पता हो, जिसमें किसी भी तरह की कोई वेगनेस ना हो, जिसमें किसी भी तरह की एम्बिजिटी ना हो। एम्बिजिटी मींस नॉन क्लैरिटी। देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ एम्बिजिटी। द नीड फॉर एन एडिक्वेट स्ट्रक्चर इज फेल्ट बाय एन यस, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट। Had it been on a very small scale, and I always take the help of sole proprietor, will there be any need of organizing structure in the case of sole proprietor? Thereby it is one man show। भाई वन मैन शो है, वही मैनेजर है, वही ओनर है, वहां पे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कहाँ है? कहता ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर की हमें जरूरत कब पड़ी? जब मेरे बिजनेस का साइज बढ़ना शुरू हुआ। एंड इट ऑलवेज इज बीइंग रिक्वायर्ड ईदर इन द पार्टनरशिप फर्म और इन द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज दे आल्सो रिक्वायर व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। तो जैसे ही बिजनेस का साइज बढ़ा, बिजनेस ने ग्रोथ करना शुरू किया, वी रिक्वायर्ड व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। इट इज ओनली दोस एंटरप्राइजेस व्हिच डू नॉट फोकस ऑन ग्रोथ that can maintain a particular structure for a long period of time। कहता वैसे तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है because it depends upon your criteria। कहता उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत लंबे सालों तक सेम रहेगा जो ग्रोथ में बिलीव नहीं करते, जो एक्सपैंड नहीं करना चाहते। लाइक माय सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के केस में वही ओनर है, वही मैनेजर है। एक अगर अटेंडेंट रखा भी है तो वो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर 2 बंदों का थोड़ी ना बनाएगा। ठीक है, the concern which don't indulge themselves in growth and expansion, they don't require any type of structure। However, it is important to understand that such stagnancy may prove to be detrimental to an enterprise। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं देती, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन की तरफ ध्यान नहीं देती, तो हिंदी पे एक कहावत है, खड़ा खड़ा पानी भी बदबू देनी शुरू कर देता है। तो आपको स्टैटिक नहीं रहना, स्टेगनेंट नहीं रहना, आपको ग्रोथ की तरफ हमेशा ध्यान देना है। अगर आपका कंसर्न स्टेगनेंसी की तरफ है तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एज दोस कंपनी व्हिच डू नॉट चेंज एट ऑल विल क्लोज डाउन और सीज टू ग्रो।
वो बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं क्योंकि वो कंप्लीट नहीं कर पाती, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं करती, क्योंकि वो एक्सपेंशन नहीं करती. अगेन यू डिडंट लिसन एनीथिंग, you just verified your pen is working or not. As an organization grows, coordination becomes difficult due to the emergence of new functions and increase in structural hierarchies. What it means? पहली लाइन का क्या मीनिंग है? सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन व्हाट इट मींस बताओ. सारी लाइनें मैंने नहीं एक्सप्लेन करनी, आपको पता होना चाहिए. बोलो जी, चौरसिका बोलो आप. Be quiet boys, be quiet, let me teach. बोलो. Number of persons employed will increase. It will become very difficult to maintain a coordination between them. ठीक है, कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस भी आपने किया था, इंक्रीज इन साइज फर्स्ट चैप्टर में. जैसे जैसे बिजनेस का स्कोप बढ़ता है उसकी एक्सपेंशन होती है, नंबर ऑफ पर्संस आप ज्यादा अपॉइंट करते हो, डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स बन जाते हैं, तो हमारे लिए उनमें आपसी कोऑर्डिनेशन और तालमेल बना के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन स्मूथली और इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करना, इट बिकम्स नेसेसरी टू पे अटेंशन टू इट्स स्ट्रक्चर. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्संस आर इंक्रीजिंग, यू विल डिसाइड कि आप दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर लोगे. अगर ध्यान से सुन लो, ये लाइन आपकी हेल्प करेगी. इफ यू आर manufacturing single product, then functional organization is the right option. If you are producing multiple products, then divisional structure will be the right option. One concern is producing washing machines, microwaves, refrigerator. Which structure it will go with? Huh? Divisional. क्योंकि कैटेगरीज ऑफ गुड्स अलग हैं. वॉशिंग मशीन है तो सारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो फंक्शनल ही है. इफ वन कंसर्न इज प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फुटवेयर्स, ज्वेलरी, देन डिविजनल. तो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का अलग से हेड होगा, राइट, क्योंकि बिल्कुल अलग से मशीनरी चाहिए. फुटवेयर डिपार्टमेंट का अलग से हेड होगा क्योंकि बिल्कुल अलग से मशीनरी चाहिए, दोनों का आपस में कोई मेल ही नहीं है. देन आई टोल्ड यू द एग्जांपल ज्वेलरी. ज्वेलरी सेक्शन में अलग से चाहिए हमें बंदे, अलग से एक्सपर्ट पर्सन चाहिए, तो वहां पे हेड अलग से होगा, उसके लिए आपका डिविजनल होगा. तो व्हाट आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस अगेन, इफ यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, देन व्हिच स्ट्रक्चर विल बी हेल्पफुल टू यू? फंक्शनल. When you are producing multiple product, different nature के product हैं, then which will be the right option for you? That will be divisional, right? So this thing you have to keep in your mind. आगे पीटर ड्रकर ने इसे एक्सप्लेन किया है, और ये डेफिनेशन वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज है, he picks the definition and he asks from you name it. तो कोई भी बच्चा उसका आंसर ऑर्गेनाइजिंग नहीं लिख के आएगा, इट इज ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, क्या डेफिनेशन है पीटर ड्रकर ने जो दी? इट इज एन इनडिस्पेंसिबल मीन्स. यहां पे मीन्स का मतलब मीनिंग नहीं है. इट जैसे मैं बोलती हूँ इट इज मीन्स एंड एंड, तो क्या मतलब है इसका? मीन्स एंड एंड्स. मीन्स का मतलब क्या है? एक तो मीन्स होता है आई मीन बाय दिस दिस, उसका मतलब तो मीनिंग होता है. मीन्स और एंड्स. मीन्स का मतलब रिसोर्सेज, इनपुट टाइप, और एंड का मतलब फाइनल रिजल्ट, मीन्स आउटपुट, मीन्स आउटकम. तो उसने क्या बोला? इट इज अ इनडिस्पेंसिबल मीन्स. मतलब ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एक तरह का ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना मैं नहीं चला सकती अपनी कंपनी को. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इट. अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, देन योर ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट वर्क स्मूथली. सूनर और लेटर आपकी कंपनी बंद हो जाएगी अगर आपने स्ट्रक्चर ही गलत चूज कर लिया. सो पीटर ड्रकर आगे क्या कहता है इसके बारे में? एंड बोल दिया उसने, एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इंपेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन डिस्ट्रॉय. अगर कहीं दोनों में से चाहिए आपको फंक्शनल थी, आपने डिविजनल सेलेक्ट कर ली, तो उस केस में यू चूज रॉन्ग डिविजनल स्ट्रक्चर, तो आज नहीं तो कल आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आप अपने हाथों से ही अपने बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर. सो एवरी टाइम पीटर ड्रकर सजेस्ट दैट वी शुड select the appropriate structure for our organization, and how the appropriate structure is to be decided, that depends upon the nature and the size of the business. When I say
I am producing multiple product means 5 types of product I am producing. My company is producing. Is my business expanding, growing? Or is the size of my business large enough? Comparing with a concern which is producing only a single product. ठीक है, so as and when your organization increases, size increases, आपका number of product जो आप produce कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो divisional structure ही adopt करना आपके लिए right choice है. अगर कहीं गलत structure आपने decide कर ली तो organization फिर आप हर division पे stress नहीं ना कर पाओगे अगर functional के साथ ही रहो. लाइक मैं ज्वेलरी सेक्शन को अलग से इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल का अलग से चेक रखना चाहती हूँ, मैं फुटवेयर सेक्शन का अलग से चेक रखना चाहती हूँ, तो फंक्शनल थोड़ी ना मेरी हेल्प करेगा. मेरे को अलग अलग डिवीजन का अलग अलग क्या बनाना पड़ेगा, हेड बनाना पड़ेगा. ठीक है, देन ओनली दे विल बी होल्डिंग देयर टीम वेल, दे विल बी कमांडिंग देयर टीम वेल. सो ही सेज वी शुड सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एवरी टाइम. आगे सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी है. इट कैन बी डिफाइंड एज फ्रेमवर्क. वर्ड को अंडरलाइन करो. जहां कहीं पे भी क्वेश्चन में आ गया इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ, मींस आंसर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, जहां कहीं भी पेपर में उसने वर्ड इट इज अ फ्रेमवर्क पूछ लिया. ठीक है, सो इट इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म. मींस हमने एक चार्ट बना दिया, उसी में ही मैनेजरियल टास्क किसने करने हैं, या तो टॉप लेवल ने करने हैं या मिडिल ने करने हैं. ऑपरेशनल ड्यूटीज किसने करनी है, लो लेवल ने. कहता है एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा सांचा जिसके दायरे में रह के आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी है. और दायरा क्या है, आपको आपकी ड्यूटीज बता दी गई है, आपको बता दिया गया है आप कौन से लेवल पे हो, आपको आपकी डेजिग्नेशन के बारे में पता है, आपको अपनी जॉब के बारे में पता है, आपको अपनी असाइंड ड्यूटीज के बारे में पता है. सो दिस इज अ फ्रेमवर्क in which managerial and operational tasks are to be performed. It specifies, इस फ्रेमवर्क के कारण हमें क्या पता चलता है, relationship between people, work and resources. 3 चीजें बताई. It defines the relationship between people, work and resources. How will you explain it? It defines the relationship between people, work and resources. What it means? 3 चीजें, people, work and resources. How will you define it? How will you elaborate it? People का मतलब पता है, human being like you and me. people में जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप करना है. ठीक है, सिखाया हुआ पहले दिन से, कौन किसका बॉस होगा, कौन किसका एम्प्लॉय होगा, कौन किस डिपार्टमेंट का हेड होगा और उसकी टीम में कितने बंदे होंगे. ठीक, वर्क, हर डिपार्टमेंटल हेड को उसका काम बता दिया गया. रिलेशनशिप ऑफ द वर्क बोल दिया गया कि पहले परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर सामान खरीद के लेके आएगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देगा सामान. जैसे सामान प्रोड्यूस हो जाएगा वो सेल्स डिपार्टमेंट को बता देगा, और बीच में एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को भी बता देना है ताकि वो एड वगैरह दे और लोग हमारा सामान खरीदने को तैयार हो जाए. So this all will run in a coordinated way. This is what relationship of work. Then what is the resources? Relationship of resources. हर काम को करने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसे का रिसोर्स जो है वो कहां से आना, फाइनेंस डिपार्टमेंट के से. तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बाकी डिपार्टमेंट्स के कैसे रिलेशन होने चाहिए, दैट इज आल्सो बीइंग इंश्योर्ड. हर डिपार्टमेंटल हेड को बताया जाता है कि आप पहले अपना बजट देखो कि आपको कितना बजट एलोकेट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सपेंडिचर करने हैं. सो एवरीथिंग इज बीइंग मेड क्लियर. इन 3 चीजों के अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ नहीं होता. भाई यू आर होल्डिंग योर फोन, otherwise to keep the phone in your own pocket or bag, it is not allowed. So you are here to break the rules every time. It allows coordination and correlation among human, physical and financial resources. अगर स्ट्रक्चर आपका वेल डिफाइंड है तो स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपस में कैसा रिलेशन है. 3 ही तरह के रिसोर्सेज होते हैं भाई. फिजिकल रिसोर्सेज, सामान जैसे रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक यू एंड मी, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज मींस पैसा. इन तीनों में रिलेशन को एस्टैब्लिश करना ताकि हम अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सके. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो फंडा रहता है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट. जैसे होंडा के केस में हमने बनाया फ्लो चार्ट, एज कनुभा वाज टेलिंग इन द बिगिनिंग.
ठीक है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, सीईओ हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड हो गया, फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड हुए, फिर सुपरवाइजर्स और सुप्रीडेंट हुए, और एंड में आके वर्कर्स हुए. सो इट ऑलवेज रन्स इन अ फॉर्म ऑफ अ चार्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसके बारे में अलग से डेफिनेशन और एमसीक्यू बनेगा. सर जी आप आगे आ भी गए हैं, फिर आप पीछे देखे जा रहे हैं, आप एक्चुअली चाहते क्या हैं, व्हाट एक्चुअली यू वांट. उसको मैं उसकी सीट पे वापस भेज दूंगी अगर आप इस लाइन में आ जाएंगे. I told you that I used to record it and recording is on. आज के बाद मैं नाम लेके बोला करूंगी, so that the people who will watch it they can come to know. Okay, you are a good boy, come here. Span of management. It means the number of employees or the workers which can easily be managed by a single manager. I am repeating, span of management. It means number of workers or members which can easily be managed by a single manager. अगर मैं बोलूं फाइनेंस डिपार्टमेंट की टीम में 1000 बंदे हैं और मैनेजर एक ही है, will it be a appropriate span of management? एक बंदा 1000 बंदों को मैनेज कर सकता है? No. अगर मैं बोलूं एक पर्सन हेड है और 9 आगे उसके जो मेंबर्स हैं वो उसके अंडर है, तो इट इज टू सम एक्सटेंट टॉलरेबल. एक पर्सन अपनी टीम के 9 बंदों को इजीली मैनेज कर सकता है. अगर मैं बोलूं मैं इसे 90 कर दूं, नहीं, तो उसको 3-4 अटेंडेंट चाहिए होंगे, साथ में असिस्टेंट चाहिए होंगे, तब कहीं जाके वो 90 पर्सन को इजीली मैनेज करेगा. तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि हम चाहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर बंदे को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई हेड हो. क्योंकि ह्यूमन की साइकोलॉजी है, जब तक उन्हें गाइडेंस नहीं दी जाती, जब तक उन्हें डायरेक्शन नहीं दी जाती, दे नेवर वर्क. सो वी हैव टू गेट द वर्क डन फ्रॉम देम. हमने उन्हें सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, काम तो लेना है ना भाई. तो काम लेने के लिए वी नीड टू इंस्ट्रक्ट देम, वी नीड टू गाइड देम, सो दैट देयर शुड बी एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पर्संस अंडर अ सिंगल मैनेजर. जरूरत से ज्यादा बंदे उसकी टीम में मत डाल देना, अदरवाइज वो मैनेज नहीं कर पाएगा. चलो पढ़े. Span of management to a large extent gives shape to the organizational structure. True or false ये पूछ सकता है. Span of management to a large extent gives shape to an organizational structure. नहीं, ट्रू तो है, पर कैसे? इस लाइन का मतलब क्या? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के कारण आप डिसाइड करते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सी होनी चाहिए. गिव्स शेप, कि आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखोगे कि डिविजनल रखोगे. अगर डिविजन्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो उसमें टीम मेंबर्स भी ज्यादा हैं, तो उस केस में आप डिवीजन ज्यादा का मतलब है यू आर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो उस केस में आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी लेंथी एनफ, क्योंकि हर फ्यू पर्संस को मैनेज करने के लिए आपने एक हेड रखा. 1000 बंदा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आप एक हेड थोड़ी ना रखोगे. आपने बोला 10-10 बंदों के लिए मैं एक हेड अपॉइंट करूंगा, तो यू कैन वेल इमेजिन पहले तो कितने 100 ग्रुप बनेंगे, 10-10 बंदों के 100 ग्रुप बनेंगे, 10-10 बंदों के, और 100 ही हेड होंगे ना. यू आर गेटिंग मी? सो इट विल डिसाइड द शेप. शेप का मतलब है शुड इट बी लेंथी और शुड इट बी नैरो. इफ द नंबर ऑफ पर्संस वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस इज नॉट एट अ वेरी वेरी हाई स्केल, then the scope of the span of management can be narrow. लेकिन if the scale of the business is very high, the business has been expanded, तो आपको हर बंदे को मैनेज करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे. ग्रुप्स बहुत ज्यादा बनेंगे, उन ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे हेड अपॉइंट करने पड़ेंगे. इन दैट केस इट विल बी ऑफ अ लार्ज साइज. व्यवस्थित. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट refers to नंबर ऑफ, अब डेफिनेशन आई भाई. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट refers to number of subordinates that can be effectively managed by a superior. Span of management हमें क्या बताता है? कितने बंदों को हमारा एक मैनेजर अच्छे ढंग से मैनेज कर पाता है. This determines the level of management in a structure. Levels of management: top level, middle level और lower level. अगर आपके नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा हैं तो लो लेवल में सुपरिटेंडेंट और सुपरवाइजर ज्यादा हों. अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर्स में डिविजन्स ज्यादा हों. तो आपको पता चल जाएगा, मान लो आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 10 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर प्रोड्यूसिंग, तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग 10 डिविजन्स. और 10 डिविजन्स के अंडर आपके सबऑर्डिनेट्स भी होंगे और 10 हेड्स भी होंगे.
ठीक है. So this that's why he says span of management is an important concept while deciding your organizing structure. Put a star or tick over this paragraph because ये लाइनें आप पढ़ के जाओगे whenever you will prepare this chapter. ठीक है. So this is about span of management. Let me wind it up this. A proper structure is essential to ensure a smooth flow of communication. What is the meaning of communication and smooth flow of communication? अपना मैसेज दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए स्ट्रक्चर का बढ़िया होना बहुत जरूरी है. मिस स्ट्रक्चर में हर बंदे को पता हो बॉस कौन है और सुपीरियर कौन है और सबऑर्डिनेट कौन है, तभी आपकी जो मैसेज है, आपके जो व्यूज हैं, आपके जो आइडियाज हैं वो अगले लेवल तक पहुंच पाएंगे. एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स, बार बार फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कारण हमें एक सांचा मिल जाता है, एक ऐसा ढांचा मिल जाता है या मॉड्यूल मिल जाता है which enables the enterprise to function as an integrated unit. तो आप उस स्ट्रक्चर के कारण सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलजुल के काम करती है as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individuals and departments. Regulating का मतलब है आप हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज के ऊपर कंट्रोल रखते हो. Coordinating the activities of different department का मतलब है आप सबको कहते हो मिलजुल के काम. ये नहीं है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 डिपार्टमेंट्स है तो लड़ाई झगड़े रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे. दैट ऑल 100 डिपार्टमेंट्स आर टू वर्क इन एन इंटीग्रेटेड यूनिट. सबने मिलजुल के काम करना है क्योंकि सबका अल्टीमेटली फंडा क्या है? प्रॉफिट को बढ़ाना. ईच एंड एवरी हेड इज वर्किंग फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ माय प्रॉफिटेबिलिटी लेवल. सो दैट्स व्हाई जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होंगी, डोंट वरी, वी हैव टू वर्क इन अ कोलैबोरेटेड मैनर, वी हैव टू वर्क एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट. सो दिस इज द फंडा बिहाइंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर. टुमारो वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स.